हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक, आप सभी का एक बार फिर से नमस्कार। और हम लोग जैसा कि LCM SCF और रिवीजन करना स्टार्ट किए हैं RS अग्रवाल की बुक से, और पार्ट 1 में 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो उन सभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग RS अग्रवाल की बुक से एक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं। जो भी एग्ज़ाम्स आगे आने वाले हैं, नंबर सिस्टम का रिवीजन कर चुके हैं हम लोग। LCM SCF स्टार्ट हुआ, जिसका पार्ट फर्स्ट का वीडियो भी आपके पास है, और जो भी वीडियोज़ हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा इसके पहले के। तो और अगर आपके पास RS अग्रवाल की बुक नहीं है तो उसका PDF आपको उषा मैथ्स विद अशोक के टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे वहाँ पे मिल जाएगा। और हर एक चैप्टर से टॉप 50 क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो भी डाउट्स आप आते हैं, मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ कि टॉप 50 क्वेश्चंस वो हों। अगर आप बाकी के चैप्टर से संबंधित सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो लगभग सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो इसलिए आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, और PDF अभी आपको शाम तक मिल जाएगी आज। दो संख्याओं का योग 36 है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग 36। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि इनका महत्तम समापवर्तक HCF कितना दिया हुआ, HCF 3 दिया हुआ है, और LCM दिया हुआ 105, ठीक है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। संख्याओं के व्युत्क्रम का योग पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन 2-3 बार अलग अलग एग्ज़ाम्स में आ चुका है। देखिए, सारे क्वेश्चन अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने में समस्या होगी, ठीक है। तो समझिए क्वेश्चन की भूमिका क्या है। क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का योग 36 है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या दो संख्याएँ पता हैं। तो आप कहेंगे हमें तो नहीं पता है दो संख्याएँ, ठीक है। जब आपको दो संख्याएँ नहीं पता हैं तो हम मान लेते हैं कि वो दोनों संख्याएँ कौन सी हैं, A और B, ठीक है। हमने मान लिया कि वे दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, A और B। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि दोनों का HCF कितना है, 3। अच्छा, ये बताइए, HCF वह संख्या होती है बड़ी से बड़ी जो सब जगह पे कॉमन फैक्टर हो, ठीक है। तो HCF 3 है, इसका मतलब वास्तव में जो पहली संख्या A हमने माना है वो 3 का गुणज होगी 3A, और दूसरी संख्या क्या होगी, वो भी 3 का गुणज होगी 3B। उसी कंडीशन में दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 3, ठीक। इसके बाद अगर आपने देखा हो कि दो संख्याओं से अगर आपको दो संख्याएं पता हो और उनका LCM और HCF पता हो, तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, ठीक है। तो पहली संख्या हम लोगों ने A माना है, दूसरी संख्या B माना है, लेकिन आप ध्यान देंगे वास्तव में पहली संख्या क्या है, 3A है, और दूसरी संख्या क्या है, 3B है, ठीक है। तो LCM कितना है, 105 है, और HCF कितना दिया हुआ, 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो AB इंटू 3B बराबर कितना होगा, 105। इसको भी यहाँ से हम कैंसिल आउट कर लेंगे तो 35। तो AB बराबर कितना हो गया आपके पास, 35, ठीक है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। अच्छा, एक लाइन ये भी लिखी हुई, दो संख्याओं का योग 36 है। अगर संख्याएं 3A और 3B हैं, इसका मतलब 3A प्लस 3B बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको दिया गया है 36, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। तो संख्याएं क्या हैं, 3A और 3B, ठीक है। तो इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/3A प्लस 1/3B, ठीक। तो आप यहाँ पे 1/3 एज ए कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, AB अपॉन में क्या हो जाएगा, A प्लस B, ठीक है। तो A प्लस B की जगह पे हम क्या रख देंगे, A प्लस B हमारा कितना है, हाँ। अब A प्लस B चाहो तो यहाँ से कॉमन कर लो, तो A प्लस B बराबर कितना हो गया, 12। तो ये आपके पास 12 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ गया, 35। तो 3 चौक 12। तो इस छोटे से सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 4/35, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल जहाँ पर भी दो संख्याओं की बात करेंगी, अगर आपको संख्याएं नहीं पता होंगी तो उन संख्याओं को आप क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है।
उसके बाद फिर क्या कहेंगे, जो भी क्वेश्चन की कंडीशन है, HCF दिया गया, HCF वो नंबर होता है जो दोनों जगह पे कॉमन होता है, तो 3 को हमने दोनों जगह पे कर दिया। उसके बाद एक रिलेशन होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या अगर पता है तो LCM HCF का रिलेशन क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो वो भी हमने यहाँ पे यूज किया, तो एक रिलेशन आपको पता चल गया, AB बराबर कितना आ गया था 35। उसके बाद लिखा हुआ था दो संख्याओं का योग 36 है। अगर योग 36 है तो हमने संख्याएं 3A और 3B मानी है, तो A + B बराबर कितना आ गया 12। और व्युत्क्रम का योग बताना था, व्युत्क्रम अगर कोई संख्या 3A है तो उसका व्युत्क्रम 1/3A, अगर कोई संख्या 3B है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/3B। ठीक है, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहे हैं, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF 17 है। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF कितना है 17 है, और LCM कितना है, और LCM है 714। ठीक है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा, इन संख्याओं का आपको क्या पूछा जा रहा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे दी गई है, 3 अंकों की दो संख्याओं का HCF कितना दिया गया 17। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी इस तरह में हम संख्याएं या नंबर्स पता कर रहे होंगे, वो 3 अंकों की दोनों संख्याएं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दो संख्याएं हैं जिनका HCF 17 है, लेकिन वो दोनों संख्याएं 3 अंकों की होनी चाहिए। तो आप ये बताइए कि आपको क्या ऐसी संख्याएं पता है जिनका HCF 17 है, तो आप कहेंगे नहीं पता है। तो क्या करना होगा, हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं क्या हैं, A और B हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, दोनों का HCF 17 है, तो मतलब 17 एक ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों संख्याओं में है। इसका मतलब जो पहली संख्या हमने माना है वो संख्या वास्तव में क्या होगी 17A रही होगी, और दूसरी संख्या क्या रही होगी 17B रही होगी। ठीक है, इसके बाद सेम आइडेंटिटी हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, LCM गुणे HCF। ठीक है, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा पेयर बनाते हैं। तो पहली संख्या क्या है 17A है, और दूसरी संख्या क्या है 17B है। LCM कितना है 17 और नहीं, LCM 714 और HCF कितना है 17। तो एक 17 से एक 17 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दूसरे 17 को भी अगर हम इससे काटें तो 17 चौको 68, कितना बच जाएगा यहाँ पे 3, तो 17 दूना 34। तो AB बराबर कितना हो गया 42। आप समझ पा रहे होंगे, मतलब AB का मतलब हो गया ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल जो 42 हो तो वो AB हो जाएंगे। तो पहला तो एक गुणनफल हो जाएगा 1 और 42। ठीक है, दूसरा गुणनफल क्या हो जाएगा 6 और 7 हो जाएगा। तीसरा गुणनफल क्या हो जाएगा 14 और 3 हो जाएगा। ठीक, एक और हो जाएगा 21 दूना 42। तो ये इस तरह के जोड़े आपको बन जाएंगे, क्योंकि जब भी गुणनफल आएगा इस तरह के जोड़ आएगा तो हमें पेयर बनाना होगा ऐसी दो संख्याओं के जिनका गुणनफल क्या होता हो 42। तो ये वास्तव में पॉसिबल संख्याएं हो गई। इसका मतलब एक बार A का मान 42 रखेंगे, B का मान कितना रखेंगे, A का मान 1 रखेंगे, B का मान 42। अब देखिए आपके पास संख्याएं कौन कौन सी हैं 17A और 17B। अगर हम पहले वाले जोड़े से इस जोड़े को मान के चलते हैं तो A का मान 1 रखेंगे तो पहली संख्या 17 आएगी, जो कि सवाल में कहा था 3 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF कितना था 17। तो इस वजह से पहला तो नहीं ले सकते हैं। अगर हम दूसरे की बात करेंगे 6 और 7, जैसे A का मान 6 रख दें, B का मान कितना रख दें 7। ठीक है, तो ये 17 छक्का 102 हो जाएगा, और ये 17 सत्ते 119। ठीक, अगले ऑप्शन में देखेंगे तो 14 तो ठीक 3 अंक, लेकिन ये 17 3 51 और ये B का मान कितना हो जाएगा 17 दूना 34। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो हमारे पास वे दो संख्याएं कौन सी आ गई 102 और 119, इन्हीं दोनों का योग पूछा जा रहा। और सवाल में कहा गया था कि दोनों संख्याओं 3 अंकों वाली संख्याएं हैं, तो ये 3 अंकों वाली संख्याएं हैं, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 9 2 119 219
और 221। तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया 221। ठीक है, अभी हम लोग जोड़े बनाने वाले सवाल जहाँ पर भी और मिलेंगे एक बार फिर से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, और इसमें मैं आपको जोड़े बनाने के सवाल का अलग से भी वीडियो बना दूंगा, पर्टिकुलर वो टॉपिक, वैसे वो वीडियो बना हुआ है, आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे देखिए LCM SCF के टॉपिक में जोड़े बनाने वाले प्रश्न, वहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट आपको शेयर किया गया, आप अच्छे से वहाँ पे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए हम लोग बात करते हैं। आज का सवाल नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो आपसे क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं के मासा और लासा का योग, दो संख्याओं के मासा और लासा का योग, पहली कंडीशन है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त का योग कितना दिया गया है 680 दिया गया है। यदि लासा मासा का 84 गुना है, यदि लासा मासा का 84 गुना है, ठीक है, और एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या, अगर एक संख्या 56 है तो हमें क्या बताना है दूसरी संख्या। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं के लासा और मासा का योग 680 दिया गया है, लासा उनके मासा का 84 गुना है। ठीक है, एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या में बतानी है। आइए हम लोग समझते हैं सवाल के स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट तो हमने लिख दिया कि लासा प्लस मासा है ना, LCM प्लस SCF कितना दिया गया 680, इसको में एक बात। अब देखिए दूसरी बात में क्या कह रहे हैं, लासा जो है मासा का 84 गुना है। ठीक, अगर जो लासा है वो मासा का 84 गुना है तो 84 से गुणा यहाँ करेंगे और बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लासा की जगह पे रखें तो पहला क्या हो जाएगा हमारे पास मासा प्लस इस वाले लासा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 84 मासा, तो ये 84 मासा और बराबर किसके है 680 के। ठीक है, अब देखिए ये 84 मासा और ये सिर्फ मासा थी, एक मासा है तो 84 और एक मिलके क्या हो जाएगा 85 मासा बराबर 680। तो 85 से इसको काट लीजिए, कितनी बार जाएगा 8 बार। ठीक, इसका मतलब मासा कितना आ गया हमारे पास 8। ठीक, अगर मासा 8 आ गया है तो आपको लासा भी पता चल जाएगा। अब यहाँ से आप लासा निकाल लीजिए, तो लासा कितना हो जाएगा मासा 8 गुणे कितना था 84 ये। ठीक, और हमें इस सवाल में क्या कह रहे हैं कि एक संख्या 56 दी गई है, दूसरी संख्या बतानी है। तो आपको पता है कि अगर आपको किसी भी प्रश्न में LCM और SCF पता हो और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है LCM इंटू SCF के। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है 56 है, दूसरी संख्या हमें पता करनी है और LCM कितना है, देखिए LCM 8 गुणे 84, LCM है 8 गुणे 84 और HCF कितना है आपका HCF है 8। ठीक, तो ये 8 सती 56 और इसको 7 से काटोगे 12 सती 84, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 12 गुणे 8 96। तो ये सवाल का आंसर है। तो आप इस तरह के प्रश्नों में जब भी देखिए मैथ्स में अगर आपकी स्टेटमेंट पे पकड़ हो गई तो फिर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समस्याएं रहेंगी। बस आपको सवाल ध्यान से रीड आउट करना है, कौन किसका कितना गुना है वो सही वैल्यू आपको पुट करनी है और आराम से कैलकुलेशन करना है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 12, 15, 25 से पूर्णतया विभाजित है। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो
जो 12, 15 और 25 से पूर्णतया विभाजित है। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? 400, 900, 1300 और 1600। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, वह न्यूनतम संख्या, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 12, 15, 25 से पूर्णतया विभाजित है। ठीक है, पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से कोशिश करें कि हमें क्या करना है, फिर मैं बताता हूँ। देखिए, अगर सवाल सिर्फ इतना होता, इस बात को हम हटा देते, हम सिर्फ कहते ये वर्ग संख्या है, हम सिर्फ कहते वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 12, 15, 25 से पूर्णतया विभाजित है। तो अगर हमें सिर्फ ये संख्या पता होती या पता करना होती जो 12, 15, 25 से पूर्णतया विभाजित है, तो इसीलिए एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन, एलसीएम की डेफिनेशन में क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, तो मतलब जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, लासा। तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने का शॉर्टकट क्या है, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे 25, जो भी संख्याएं दी रहेंगी उन सब में सबसे पहला स्टेप है हम एलसीएम निकालने के लिए, सबसे आसान तरीके में सबसे पहला स्टेप है, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 25। उसके बाद बाकी संख्याओं के गुणनखंड करेंगे, तो 15 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 और 5। उसके बाद हमें क्या पता करना होता है कि 25 के गुणनखंड में 5 आ चुका है कि 3 आ चुका, तो हमें मिलता है कि 25 के गुणनखंड में 5 आ चुका है, जो नहीं आता है उसे फिर से लिखते हैं गुणा में। अगर 12 के गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 12। अब हम देखेंगे 25 और 3 को मिला करके यहाँ पे क्या आ चुका है, तो 25 और 3 के गुणनखंड में सिर्फ एक 3 आ चुका है, 2 नहीं आएगा, तो ये 4 बच गए। तो हमारा एलसीएम कितना निकल आया, 25 चौको 100, 300। ठीक है, एलसीएम क्या निकल आया, 300। मतलब 300 एक ऐसा नंबर है जो 12, 15 और 25 से पूर्णतया विभाजित है। ठीक है, अगर एक नंबर तो ये विभाजित होगा, दूसरा अगर हम एलसीएम के गुणज ले लें, एलसीएम के क्या ले लें, गुणज, एक तो छोटी से छोटी संख्या है 300 तो कट ही जाएगी। अगर हम एलसीएम के गुणज ले लें तो एक गुणज 600 होगा, एक गुणज 900 होगा, एक गुणज क्या होगा 1200 और एक गुणज क्या होगा 1500। इस तरह से जितने भी मल्टीपल्स होंगे एलसीएम के वे भी 12, 15 और 25 से पूर्णतया विभाजित होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सवाल पे। सवाल हमें क्या कह रहे हैं, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब न्यूनतम तो होनी ही चाहिए, अगर सिर्फ सवाल इतना होता कि वह संख्या, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 25 से पूर्णतया विभाजित है, तो सिंपल आपको एलसीएम निकाल देना था। लेकिन एलसीएम तो विभाजित होता ही होता है, हमें एलसीएम ये भी जानना है कि इस संख्या के अलावा और कौन सी संख्याएं हैं जो 12, 15, 25 से पूर्णतया विभाजित होंगी। तो वे कौन सी संख्याएं होती हैं जो एलसीएम का गुणज होंगी। ठीक है, अब एलसीएम के गुणज में भी देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, और ऑप्शन से मिला के चलेंगे। ठीक, तो 300 का गुणज की बात करेंगे तो 400 गुणज नहीं होता है, 1300 गुणज नहीं होता, 1600 गुणज नहीं होता है। तो 300 का सिर्फ एक ही गुणज है 900, जो कि ऑप्शन में मौजूद है, और 900 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, तो वह संख्या कौन सी है, 30। तो इन सवालों को हम एलसीएम के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को भी इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी क्या कह रहे हैं कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, वह न्यूनतम संख्या जिसे 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ठीक है, अब देखिए इन सवालों में क्या करना है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप डेफिनेशन दोनों बातों की क्लियर है तो आपको सवाल में कोई समस्या नहीं होगी। फिर से समझिए,
आपको 7 शेष बचाना है, ठीक है। अगर आप वह संख्या पता कर ले जो पूर्णतया विभाजित है, या फिर पूर्णतया विभाजित का मतलब क्या है, पूर्णतया विभाजित है प्रत्येक दशा में शून्य शेषफल बचने वाली संख्या। तो कोई भी कहेगा शून्य शेषफल तभी बचेगा जब प्रत्येक दशा में पूर्णतया विभाजित होगा, मतलब दोनों बातें एक ही हैं। तो आप पहले वह संख्या पता करो जो 8, 10 और 12 से पूर्णतया विभाजित है। 8, 10, 12 से पूर्णतया विभाजित कौन सी होगी, से आ गया है। इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, LCM, ठीक। तो LCM का शॉर्टकट अभी हम लोग सीखें। फिर से एक बार सुनिए। सबसे पहले जितने भी नंबर दिए रहेंगे उन सब में बड़ा नंबर हमने लिखा 12। उसके बाद बाकी संख्याओं के गुणनखंड करेंगे 2 × 5। आप ये बताइए 12 के गुणनखंड में 2 आ चुका है कि 5, तो 2 आ चुका है। जो नहीं आता है उसे लिखते हैं। अगली संख्या है 8। 8 के सबसे छोटे से छोटे गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 2। अब 12 में देखेंगे कितने 2 आएंगे, तो 12 में हमारे 2 2 आ चुके हैं, ठीक है। 12 के गुणनखंड में 2 2 आ चुके हैं, मतलब 4 आ चुका है, तो 1 2 बच जाएगा। तो LCM कितना हो जाएगा, 120, ठीक। तो 120 कौन सी संख्या है जो पूर्णतया विभाजित है, आप ऐसे कह सकते हैं। या फिर 120 वह संख्या है जिसे 8, 10, 12 से भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचेगा, 0 शेष बचेगा, ठीक। लेकिन सवाल में क्या कह रहे हैं, 0 की जगह 7 शेष बचाना है। तो जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो सबसे पहले पूर्णतया विभाजित संख्या पता करेंगे और उसी संख्या में 7 जोड़ देंगे तो आपको एग्जैक्ट नंबर पता चल जाएगा जो सवाल में पूछा जा रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 जोड़ने पर 24, 32, 36 और 54, वह न्यूनतम संख्या जिसमें 9 जोड़ने पर वह न्यूनतम संख्या जिसमें 9 जोड़ने पर 24, 32, 36, 54, 24, 32, 36 और 54 से प्रत्येक दशा में पूर्णतया विभाजित हो। ठीक है। अब देखिए इस सवाल को हमें कैसे करना है। देखिए लगभग वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे। अब की बार क्या कह रहे हैं कि वह संख्या जिसमें 9 जोड़ने पर, ठीक। एक हम एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं जो दी गई संख्याएं हैं उनसे पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या 700 है। कोई भी संख्या हमने मान लिया अपने मन में, और वह संख्या जो 700 है वो इन दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित है। लेकिन हमें क्या कह रहे हैं, 9 जोड़ने पर उन संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब 700 ही संख्या है जो पूर्णतया विभाजित है। तो जब भी इस तरह का सवाल, जोड़ने वाला सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, 9 घटा लेंगे। इसका मतलब 691 वह संख्या होगी जिसमें 9 जोड़ देंगे तो हमें पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या मिल जाएगी। आइए अब हम लोग अपने सवाल में देखते हैं। देखिए LCM का कोई भी सवाल आए सबसे पहले उसे ठीक से पढ़ लीजिए। 9 जोड़ने पर आपको पता हो गया कि LCM का मतलब जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित करेगा, ठीक। पूरा विभाजित का मतलब से 0 बचाएगा। अब क्या कह रहे हैं, 9 जोड़ने की, अगर LCM वाली संख्या में 9 जोड़ देंगे, ठीक, फिर आप इन संख्याओं से भाग करेंगे तो 9 शेष बच जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमें क्या करना होगा, जो LCM आएगा उसमें से 9 घटाएंगे, ठीक। आइए समझते हैं। तो क्या क्या संख्याएं लिखी है हमारे पास, 24 लिखा हुआ, 32 लिखा हुआ, 36 लिखा हुआ और 54 लिखा, ठीक। अब देखिए LCM निकालने का शॉर्टकट क्या है। LCM निकालने का शॉर्टकट फिर से एक बार ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे 54, ठीक है। 54 के बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए 54 के भी गुणनखंड कर लो तो 18 तियाँ 54, 2 तियाँ 6, 6 त्रिक 18 और 18 दूना 36, 18 तियाँ 14, ठीक है। ये गुणनखंड हो गए। अब हम 36 के गुणनखंड करेंगे तो 9 चौक 36, 2 दूनी 4 तियाँ 12 और तियाँ 36, ठीक।
अब हमें क्या देखना है कि 54 में ऐसे कितने गुणनखंड हैं। 54 में ध्यान से देखिए 2 3 है, तो यहाँ पर भी 2 3 आ चुके हैं, 1 2 आ चुका है, तो 1 2 भी आ चुका, बचा क्या हमारे पास 1 2। अगर हम 32 के गुणनखंड करेंगे तो 32 में सिर्फ क्या आएगा 2 ही 2 आएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, अगर हम 32 में ध्यान से देखेंगे तो कितने 2 आ चुके हैं हमारे पास। 54 में कितने 2 आए थे, 1 2 तो हमारा आ चुका है, ठीक है ना, 1 2 आ चुका है, बाकी के 2 क्या होंगे, लिखे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी के 2 हम क्या करेंगे, लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, और 1 2 यहाँ पर भी आ चुका। ध्यान से आप देखिए 1 54 में आ चुका और 1 2 यहाँ पे आ चुका है, तो कितने 2 बच गए, तो बच गया हमारे पास 8। ठीक, आगे हम 24 के गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 3 12 और दूना कितना हो गया 24। ठीक, अब देखिए 8 के अंदर हमारा 2 के अंदर 8 में तीनों 2 आ गए और 54 में एक 3 भी आ गया। इसका मतलब हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16, 54 गुणे 16, तो कितना हो जाएगा 16 चौको 64 के 4 80 लागे 6, 16 पंचे 80 और 6 86, मतलब 864 एक ऐसी संख्या है जो इन संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 9 जोड़ने पर, ठीक है, 9 जोड़ने की बात कर रहे हैं। अब देखिए 864 कौन सी संख्या है जो 24 32 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित है। अगर 9 जोड़ने की बात करेंगे तो हमें 9 घटाना होगा, तो हम 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 855। ठीक, अब 855 में आप 9 जोड़ देंगे तो पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या आपको पता चल जाएगी। अगर किसी सवाल में एलसीएम में जोड़ने की बात करेंगे तो जोड़ने वाले सवालों में हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकाल के उस संख्या से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इन सवालों को हम ऐसे करते हैं। अगर यहीं पे सवाल में कहते हैं कि 9 घटाने की बात करते हैं, एक सवाल जैसे मान लेते हैं, ऐसे कह दिया जाए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 10 12 15 और 20 से, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर, ठीक, 7 घटाने पर 8 10 12 15 20 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, तो हमें क्या पता करना है, सबसे पहले तो वह संख्या पता करेंगे जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है, तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी 120। अब 7 घटाने की बात कर रहे हैं, पहले उस संख्या में 7 जोड़ेंगे तो 127। क्यों, अगर आप 120 में 7 घटा दोगे, 120 में 7 घटा दिए तो कितना बचा 114। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि अगर 7 घटा दिया जाए तो पूर्णतः विभाजित, तो फिर 114 इन संख्याओं से भाग करेंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अगर हम 7 जोड़ते हैं, अब सवाल के अनुसार अगर 7 इसमें हम घटा लें तो एलसीएम ही वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। इसलिए हमें क्या करना है, अगर कहीं पे जोड़ने की बात की जाती है तो घटाएंगे, और घटाने की बात की जाएगी तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आठ 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। आप इस सवाल को ट्राई करेंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ करना नहीं है आपको, बस बेसिक जो आपने सीखा है उसी का यूज करना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ठीक, अच्छा आप ये बताइए, आपको शेष बचाना है तो सबसे पहले कौन सी संख्या पता करेंगे, वह संख्या पता करेंगे जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित कौन सी संख्या होगी, लासा। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या हो गया, शेषफल कितना बचेगा, शून्य बचेगा ना, शून्य शेषफल बचेगा। इसका मतलब इस सवाल में क्या करना है, अगर आपको एक शेष बचाना है तो लासा में लासा निकाल के, इस सवाल का आंसर क्या होगा, लासा निकाल के एक जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो लासा निकालना शॉर्टकट आपको सीख चुके हैं। अगर आपने अभी तक भी शॉर्टकट नहीं देखा है
तो प्लेलिस्ट में जाइए, एलसीएम के शॉर्टकट, वैसे मैं क्वेश्चन में बता भी रहा हूँ, आप एलसीएम के प्लेलिस्ट में जाइए, जो भी पहले की प्लेलिस्ट है वहाँ पे देखिए कि एलसीएम निकालने का शॉर्टकट क्या है, ठीक है। बहुत ही बेसिक से वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहे हैं कि 1000 के समीप 10,000 के समीपतम 10,000 के समीपतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से प्रत्येक दशा में पूर्णतया विभाजित है, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस क्या हैं, 9240, 9996 और ये 10,000 स्वयं और 10,000 80, ठीक है। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा होता, क्या लिखा होता, 10,000 की जगह पे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, तो हमें समझ में आता था कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती, फिर ये दो ऑप्शन आपके पहले ही गलत हो जाते, तो इन दोनों में आंसर मैच करने का हम लोग कोशिश करते। लेकिन इस सवाल में इन्होंने क्या कह दिया है, इस सवाल में इन्होंने बहुत गर्मी है तो आप सभी लोग गर्मी से भी सामना करना है और मुसीबतों से ही सामना करना है, ठीक है। आप अपने आप को उस लेवल तक तैयार करना है। अगर आपको कोई समस्या नज़र आती है, अगर वो समस्या आपके लक्ष्य से बड़ी है तो आप उसको नहीं क्रैक कर पाएंगे। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है समस्या तो नो डाउट आप ज़रूर उसको, अपने अंदर वो हिम्मत ज़रूर जुटा पाएंगे कि हम उसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए समस्याओं से नहीं घबराना है, हमें अपने लक्ष्य पे फोकस करना और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करनी, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि 1000 के समीपतम, ठीक। अगर हम समीपतम से बात करें तो ये भी समीपतम हो सकता है और ये भी समीपतम हो सकता है, बशर्ते वो इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, वह संख्या पता करेंगे जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित है। तो वह संख्या कौन सी होगी, एलसीएम। और एलसीएम का शॉर्टकट हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे बड़ी संख्या 8, 7 का कोई गुणनखंड यहाँ मौजूद नहीं तो पूरा 7, 6 के गुणनखंड में देखेंगे तो 2 और 3 आएगा, तो 2 हमारा 8 में आ चुका, बचा गया 3। 5 का कोई गुणनखंड अभी तक नहीं आया तो 5 डायरेक्ट लिखेंगे। 4 देखेंगे, 8 के गुणनखंड में 4 आ चुका है। 3 की बात करेंगे तो 3 भी आ चुका है। तो कुल मिला के 8 5 40 और 7 3 21। तो इस सवाल का एलसीएम कितना हो गया, 21 चौक 84, 840। इसका मतलब 840 वह संख्या है जो इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित है, या शेषफल 0 बचेगा। लेकिन एक तो तरीका ये हमने बताया था कि एक वो संख्या हो सकती जो संख्याओं का एलसीएम हो, या दूसरी संख्याएं, अगर आपको ये जानना है कि 840 के अलावा भी क्या ऐसी संख्याएं हैं जो 3 4 5 6 7 और 8 से पूर्णतया विभाजित हैं, तो वो संख्याएं कैसे पता करेंगे, आपने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के जितने गुणज होंगे, पहला गुणज हो गया 840, 1 से गुणा करेंगे, दूसरा हो गया 1680, है ना। तीसरा गुणज क्या हो जाएगा, 40 3 120, 8 3 24, 2520। ऐसे ही सारे गुणज जितनी भी संख्याएं मिलती चली जाएंगी, वे संख्याएं भी 3 4 5 6 7 और 8 से पूर्णतया विभाजित होंगी। तो एक तो तरीका ये है, जहाँ पर 10,000 के नज़दीक आ जाएंगे तो वो वाली संख्या हो जाएगी। या फिर अगर हम दूसरे तरीके की बात करें, 10,000 मान लेते हैं कि लासा का गुणज, यहाँ पे समझेंगे ध्यान से। एक तो तरीका गुणज वाला, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग तरीका है। मान लेते हैं कि 10,000 लासा का गुणज है। अगर ये लासा का गुणज है तो शेष कितना बचना चाहिए, आप खुद बताइए। अगर ये लासा का गुणज होगा तो शेष कितना बचेगा, 0। तो पहले में 1000 में ले जाते हैं तो कितना बच गया, 840, 0 हो गया, 6 हो गया, 160, फिर ऊपर से 0, अब 2 बार जाएगा नहीं, फिर से एक बार 840, ठीक। कितना बच गया आपके पास, 0, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ कितना बच गया, 15 में से 8 गए 760, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए,
कौन सी संख्या पूर्णतया विभाजित होगी। 760 एलसीएम बचा है, लेकिन हमने क्या माना था कि 10,000 लासा का गुणज है तो शेष 0 आना चाहिए था ना। शेष 0 नहीं आया, इसका मतलब शेष कितना ज़्यादा आ गया, 760 ज़्यादा आया। ठीक है ना। एक तो वह संख्या पूर्णतया विभाजित होगी 10,000 के नज़दीक, जिसमें 10,000 में से 760 हम घटा दें तो पूर्णतया विभाजित होगी। लेकिन एक संख्या और पॉसिबल है, अगर 760 की जगह पे 840 आ जाए, क्या आ जाए, 760 की जगह पे 840 आ जाए, तब भी संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब 760 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 80, तो एक बार चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 840। इसका मतलब इस संख्या में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 80 जोड़ना पड़ेगा। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 10,080, लास्ट ऑप्शन सही है। और ये नज़दीक है क्योंकि 707 घटाते तो वैसे भी 10,000 से काफ़ी दूर चला जाता, और इसमें सिर्फ हमें 80 जोड़ने पे 10,000 के नज़दीक संख्या मिल रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 10,080। ठीक है, तो इन सवालों को आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, देखिए 24 भी वह छोटी से छोटी संख्या जो 3, 4, 5, 6, 8 से विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या से विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। ठीक, इसके ऑप्शंस हैं आपके पास 900, 1600, 2500 और 3600। ठीक, अब देखिए सेम वही सवाल जो हम लोग सीखते आए, फिर से वही क्वेश्चन मिल गया हमें। तो हमें क्या करना है, अब देखिए इस सवाल को ध्यान से। वह छोटी से वह संख्या बतानी है जो 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या हो। सबसे पहले आप ये पता करिए कि इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित कौन सी संख्या होगी। से पूर्णतया विभाजित, तो पूर्णतया विभाजित आप कहेंगे वही संख्या होगी जो इन संख्याओं का एलसीएम हो। तो एलसीएम का शॉर्टकट क्या, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे 8, 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 आ चुका है, 3 बचा, 5 नहीं आया है, 4 हमारा आ चुका है, 3 हमारा आ चुका है। तो 8 × 40, 40 3 कितना हो गया, 120। ठीक है, इसका मतलब एक तो वह संख्या है 120 जो इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित है। ठीक, अच्छा आप ये बताइए कि और कौन सी संख्याएं पूर्णतया विभाजित होंगी। तो आप कहेंगे लासा के गुणज। तो लासा के गुणज क्या हो जाएंगे, 120, 240, 12 3 36 है ना, फिर 12 चौक 48, 12 पंचे 60। इस तरह से जितनी भी संख्याएं मिलती जाएंगी वे सारी संख्याएं क्या होंगी, इसके गुणज हो जाएंगे। तो आप बताइए क्या 120 का गुणज 900 है, तो आप कहेंगे नहीं है। 120 क्या 1600 का गुणज है, भी नहीं है। क्या 120 का गुणज 2500 है, भी नहीं है। लेकिन 120 का एक गुणज 3600 जरूर है ना। तो जो कि किसी संख्या का वर्ग भी है, वो संख्या कौन सी है, 60। ठीक, तो इन सवालों को हमें ऐसे करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप रिवीजन करते रहेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 की आपसे बात करें, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए लगाएंगे। 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को
कि शेषफल को 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ठीक, एक सवाल ये है और बहुत अच्छा सवाल है। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो वो कन्फ्यूजन भी आपको दूर करने में बताता हूँ क्या देखते हैं ऐसे सवालों करने के लिए, और इसके ऑप्शन ये हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अभी किसी एग्ज़ाम में जल्दी से इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 1560 के न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए, तो हमें बताना था। पहले आप लोग इस सवाल को लगाएंगे, एक बार ध्यान से पढ़िए क्या कह रहे हैं हम। 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12, 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई। सबसे पहले आप वह संख्या पता करिए जो 7, 12, 16 से पूर्णतया विभाजित है ना। तो 7, 12, 16 से पूर्णतया विभाजित वही संख्या होती है जो दी गई संख्याओं का क्या होती है, एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम के शॉर्टकट हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे 16। ठीक, उसके बाद 12 में गुणनखंड करेंगे तो कितना, 4 3 12। ठीक, 2 गुणे 2 मतलब 2 2 आ चुके हैं और सिर्फ यहाँ पे बचा क्या है, 3। तो 3 हम एज इट इज लिख लेंगे। 7 के गुणनखंड करेंगे, 16 और 3 में 7 नहीं आया तो 7 पूरा तो कितना हो जाएगा, 16 3 48 और 7 और 8 7 56 और 7 चौक 28 और 5 कितना हो गया, 336। तो 336 क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया। ये तो हमारा एलसीएम आ गया। मतलब इस संख्या में क्या करना है, अगर हमें 4 शेष बचाना होता और ये 1856 वाली संख्या ना होती, ठीक है, तो हम क्या करते, इस संख्या में 336 में 4 जोड़ देते, शेष बच जाता, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन क्या कह रहे हैं कि 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, तो हमें क्या पता करना है कि 336 का ऐसा कौन सा गुणज है जो 1861 के आसपास है ना, तभी तो घटा पाएंगे। तो 336 को अगर हम लोग 5 बार ले जाएं तो 36 पंचे 180 हो जाएगा, तो ये 1680। ये 336 का एक गुणज है 1680। हमने 5 बार एक आइडिया लगाया क्योंकि 1856 है, 6 बार करेंगे तो ज़्यादा हो गया। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, 1856 में कितना घटा दिया जाए कि 1680 मिल जाए, हमसे ये पूछा जा रहा। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा कि 1856 में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ठीक, अब देखिए प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, तो इसका मतलब अगर 336 का गुणज 1680 है जो पूर्णतया विभाजित है, लेकिन पूर्णतया विभाजित का मतलब शेष 0 बचना चाहिए, लेकिन हमसे शेष कितना बचवा रहे हैं, 4। इसका मतलब 1684 बचना चाहिए। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि 1856 में कौन सी संख्या घटाएं तो हमारा आंसर कितना आ जाए, 1684। तो इन्हीं दोनों घटा लीजिए, 8 में 4, 6 में 4 गया 2, 15 में से, और ये 172। तो कौन सी संख्या घटानी है आपको, 172। तो इन सवालों को आप समझ के अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करके प्रैक्टिस करके थोड़ा सा बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक बार मैं फिर से बताता हूँ या फिर वीडियो बैक करके आप चेक कर सकते हैं हमने क्या बताया। देखिए 1680 एलसीएम का गुणज है, तो एलसीएम का गुणज है, अगर एलसीएम दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित है तो 1680 भी पूर्णतया विभाजित होगा। कहिए ठीक बात। अब क्या कह रहे हैं कि 7, 12, 16 से प्रत्येक दशा में विभक्त करने पे 4 शेष बचे, तो 4 शेष बचने का मतलब 1680 तो गुणज है तो शेष 0 बचेगा, 4 शेष बचाना है तो 4 हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 1684 वह संख्या हुई। अब 1856 में कितना घटा दो कि 1684 मिल जाए, तो 172 घटा देंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 तक यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा और बहुत ही अच्छे से पढ़ा। बहुत ही मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। हो सकता है वो भी वीडियो आपको आज ही मिल जाए, क्योंकि कल का वीडियो मिस हो गई थी, कल की क्लास ड्यू टू सम फैमिली रीजन्स था ना, तो इस वजह से अब हमने ये डिसाइड किया है कि एक भी दिन की आपकी क्लास मिस नहीं होगी। रेगुलर कम से कम आपको 1 घंटे या 45 मिनट की क्लास ज़रूर यहाँ से मिले।
है ना। तो मेरा पूरा प्रयास नहीं, पूरा डेडिकेशन के साथ लास्ट प्रॉमिस, इस प्रॉमिस को हम लोग तोड़ेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग मिलते रहेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ते रहेंगे, आप सभी लोग भी मेहनत कर दीजिए। और UPSSC जो बच्चे पेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि उन सबका नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है कि एग्ज़ाम के लिए 19 अगस्त को एग्ज़ाम है, और पेट की सीरीज़ भी हम बहुत ही जल्द लेके आ रहे हैं। बहुत छोटा सा सिलेबस है पेट के अंदर, जो भी चैप्टर्स हैं वो पेट की सीरीज़ में अलग से आपको वीडियो बना के दे दूंगा, ताकि और उस सीरीज़, जैसे कि मान लीजिए 19 अगस्त को पेपर है, तो मेरा यह प्रयास रहेगा जो पेट के चैप्टर्स हैं जो उस एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो 1 अगस्त तक ख़त्म हो जाएं। तो 1 अगस्त का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास जुलाई में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो हम लोग उसके भी वीडियो बहुत जल्द मिलना स्टार्ट होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।